बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का है। और इसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो भी हमने पहले टॉपिक्स कवर किए थे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हेनरी लॉ और रेयोल्ड्स लॉ, और एक और टॉपिक है जिसमें हम अरेंजमेंट सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर। तो मतलब इन सब की अरेंजमेंट्स होंगी कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हेनरी लॉ से। हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ कहता है, जैसे सिंपल एक बात कहता है हेनरी लॉ की, प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के। प्रेशर गैस की मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। इसे बात को इंग्लिश में लिख रखिए कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो इस एक बात को जब भी आप हेनरी लॉ के बारे में सोचो तो एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जो गैस का प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। यानी कि मोल फ्रैक्शन को हम याद हो तो एक और टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सोलबिलिटी। जैसा कि हमने देखा है, यहाँ पे देखा कि मोल फ्रैक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैस के वेपर फेज में जो भी प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा गैस सोल्यूबल होगी, क्योंकि ये तो सोल्यूबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पे इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, या सोल्यूबिलिटी भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को सोल्यूबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है अगर किसी को समझ ना आ रहा हो तो। और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे बोलते हैं हम हेनरी कांस्टेंट, के एच हेनरी कांस्टेंट। ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू, वो गैस पे डिपेंड करता है कि कौन सी गैस है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पी ए और का ये क्या है। पी ए है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ए इन वेपर फेज। मतलब गैस ए जो है उसने वेपर फेज में कितना प्रेशर एक्सर्ट किया। ठीक है, और काई का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, और यहाँ पे एक बात जो है ध्यान रखने वाली है कि हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ेगा। और एक और बात ध्यान रखने वाली है कि जैसे मान लो ये फॉर्मूला है, पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू में काई ए। ये इंटू का सिंबल है, काई ए। ये काई मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ नीचे आ जाएगा एक काई ए, और ये हो जाएगा के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई ए। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये होगा कि अगर हम किसी रिएक्शन मतलब अगर हम किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा। अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ रहा है तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यहीं पे वो बात लिखी हुई है इंग्लिश में कि मोर द के एच वैल्यू लेस विल बी द सॉल्युबिलिटी। मतलब अगर किसी की के एच वैल्यू, किसी भी गैस की के एच वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और उसकी के एच वैल्यू अगर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है अरेंज द फॉलोइंग गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ हेनरी कांस्टेंट एंड सोल्युबिलिटी। तो हेनरी कांस्टेंट के बेसिस पे कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे लिख दिया के एच, और सबसे कम के एच किसका होगा? सबसे कम के एच किसका होगा? जिसका सबसे कम टेम्परेचर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यहाँ पे पढ़ा था ना के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो जिसका सबसे कम के एच उसकी सबसे कम, मतलब जिसका सबसे कम टेम्परेचर उसकी सबसे कम की एच वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर हीलियम का है, तो सबसे कम की एच वैल्यू हो गई हीलियम की, यहाँ पे लिख देंगे सी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम
फिर उसके बाद है ए का, फिर उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे उससे ज़्यादा KH वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा B, और फिर हो जाएगा D, और लास्ट हो जाएगा E। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मतलब जिसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है उसकी KH वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है। देखो E जो है 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है हीलियम गैस का, और यहाँ पे इसकी KH वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है। सिंपली कुछ भी नहीं है, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको रिलेशन याद रखना है कि जैसे मैंने बताया था ऊपर कि KH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH वैल्यू भी बढ़ती है। कई जगह अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वहाँ पे ऐसे पूछ लिया जाता है कि सॉल्युबिलिटी बताओ, तो सॉल्युबिलिटी फिर KH पे डिपेंड करेगी, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि अगर KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो KH घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने जो अरेंजमेंट करी थी अभी KH वैल्यू की, वो करी थी हमने टेम्परेचर से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो सबसे पहले हमारा आएगा C की सबसे कम KH वैल्यू होगी, फिर उसके बाद आएगा A, फिर उसके बाद आएगा B, फिर उसके बाद आएगा D, और लास्ट में आएगा, इरेज करना पड़ेगा, गलत बना दिया, लास्ट में आएगा E। ये हो गई अरेंजमेंट KH वैल्यू की। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में बोल रखा है कि सॉल्युबिलिटी की भी अरेंजमेंट करनी है कि कौन सा हीलियम गैस सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की का सिंपल बना देते हैं, और सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा, जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। जैसे यहाँ पे इसका सबसे कम टेम्परेचर है तो ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो C सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा A, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद आ गया हमारा ये D और E। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि टेम्परेचर दे रखे हैं दो तीन गैसेस के, और हमें सोलुबिलिटी, उस गैस की सोलुबिलिटी का करना है अरेंजमेंट, तो कैसे करेंगे। एक रिलेशन जो मैंने बोला है, ये रिलेशन थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। ये नोटबुक में आप इम्पोर्टेंट मार्क करके भी लिख सकते हो। और एक और ये है, ये दोनों फॉर्मूले जो हैं इनको थोड़ा सा मतलब दोनों रिलेशंस को ध्यान रखना। अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें काफ़ी काम आ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे नोट कर लेना, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रखा है कि अरेंज द फॉलोइंग गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो जैसे कि हमने पहले में रिलेशन एक पढ़ा था कि KH जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी होती है, मैंने आपको बताया था। इस बात का ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन को हम सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे अरेंजमेंट करनी है, तो जिसका सबसे कम KH वैल्यू होगा उसी की सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। ये बात याद है आपको, जो मैंने शुरू में भी बताई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्युबिलिटी का सिंबल। ठीक है, और सबसे कम KH वैल्यू इसमें किसकी है, सबसे कम KH वैल्यू Z की है ना, तो Z की सबसे कम KH वैल्यू है, तो Z की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर उससे ज़्यादा X की है, फिर उससे ज़्यादा KH वैल्यू Y की है। सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है कि रिलेशन क्या है, फिर उसके बाद अरेंजमेंट आप खुद भी कर सकते हो। जैसे कि इसमें हमने किया, यहाँ पे सबसे कम KH वैल्यू थी Z नाम से जो गैस है इसकी, तो ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगी। और जो X है उसकी थोड़ी मतलब मिडल में है, जैसे 0.019 है, तो उसकी यहाँ पे होगी
और जो सबसे कम जो सोलबिलिटी है, जिसकी केएच वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे कम सोलबल होगा। तो यहाँ पे आ गया वाई, क्योंकि इसकी सब केएच वैल्यू सबसे ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट। जो यहाँ पे हमने हेनरी लॉ पढ़ा, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है वो भी पढ़ेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है कि ऐसा है बच्चों, यहाँ पे हमको बिल्कुल भी मतलब अगर कोई ऐसी गैस है, हेनरी लॉ की लिमिटेशन पहले क्या है कि अगर ऐसी कोई गैस है जो या तो जुड़ जाती है या टूट जाती है, यहाँ पे हमने लिखे हुए रखा है कि हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ अ गैस अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर कोई गैस वाटर के साथ मिलके कोई नया कंपाउंड बना ले, या फिर कोई गैस वाटर में जाने के बाद टूट जाए अपने आयंस में, दोनों ही केसेस में हेनरी लॉ कभी भी नहीं लगता। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि NH3 अमोनिया जो गैस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता बस इतना याद रखना। अगर एग्जांपल पूछ ले कि लिमिटेशन क्या है हेनरी लॉ का, तो उसमें एक एग्जांपल ये लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो कि HCl गैस रिएक्ट करके, ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी बच्चों को आता है, H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। तो अगर मेन बात जो ध्यान रखने वाली है कि अगर कोई भी गैस है पानी में, अगर वो एसोसिएशन या तो वो जुड़ जाती है पानी के साथ, या पानी में जाने के बाद वो गैस टूट जाती है, तो उस पर हेनरी लॉ कभी नहीं लगेगा। सेकंड जो हमारी लिमिटेशन है, इसको हम वैसे बोल देते हैं लिमिटेशन, लेकिन ये कंडीशन ही है, इसको हम लिखते हैं हमेशा लिमिटेशन में। लिमिटेशन ये है कि हेनरी लॉ हमेशा जब भी लगेगा जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा। इसको हम आइडियल कंडीशन भी बोलते हैं कि भाई टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए, तभी हेनरी लॉ लगेगा। हेनरी लॉ के लिए आइडियल कंडीशन है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन, हेनरी लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन है, कि मतलब हम हमने ये तो पढ़ लिया कि हेनरी लॉ में प्रेशर जो है, गैस का प्रेशर सॉल्युबिलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये तो पता चलेगी इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब क्या यूजेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, जैसे पहाड़ों पे रहते हैं, तो जितना हम ऊपर जाते हैं उतना प्रेशर कम होता है, और जितना प्रेशर कम होगा उतना गैस की सोलिबिलिटी भी कम होगी। तो इसे पे एक ये है एप्लीकेशन की पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड आर जनरली सफर्ड विद एनोक्सिया। अब ये एनोक्सिया क्या है? एनोक्सिया एक तरीके का ऐसा मतलब सिंड्रोम है जिसमें जो भी लोग होते हैं हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे होते हैं, उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की जो कम सप्लाई होती है, क्योंकि ऊपर तो प्रेशर लो होता है, अगर प्रेशर लो है तो सॉल्युबिलिटी भी लो होगी, क्योंकि ये हमने पढ़ा था ना कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन, या इसको हम सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रेशर ही कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, और सॉल्युबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब हवा में ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन की कमी है तो उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो कम ऑक्सीजन लोगों के ब्रेन तक सप्लाई होता है, जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, तो वो एक सिंड्रोम, जैसे मान लो उनके ना पढ़ने मतलब रीजनिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी जो होती है उनकी काफ़ी कम हो जाती है। तो इस वजह से इसको एक टर्म दिया गया है जिसका नाम रखा है हमने एनोक्सिया। और यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड आर जनरली सफर्ड विद एनोक्सिया एज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी पुअर एट हाई एल्टीट्यूड और एयर डेंसिटी इज लो। बिल्कुल सही लिखा है कि हाई एल्टीट्यूड में, एक सेकेंड, हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, और एयर डेंसिटी लो होती है हाई एल्टीट्यूड में, जिसकी वजह से लेस ऑक्सीजन सप्लाई होता है हमारे ब्रेन में, मतलब जो भी लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके ब्रेन में, तो जिसकी वजह से रीजनिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी लोगों की कम हो जाती है, और इसीलिए मतलब हम कह देते हैं कि उनको एनोक्सिया हो गया है। तो एंड दिस पर्सन इज सफर्ड विद डिजीज नॉन एज एनोक्सिया। तो सिंपल सी है ये बात, अगर आप इसको समझ लो तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो।
ठीक है। और सेकंड एप्लीकेशन है कि जैसे कि कोक वगैरह की बोतल्स होती हैं, सोडा बोतल होती हैं, उनको हाई प्रेशर के अंदर पैक किया जाता है ताकि जो CO2, हमने देखा होगा कि जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं कार्बोनेटेड होती हैं, मतलब जैसे कोक हो गई, लिम्का हो गई, लिम्का तो खैर नहीं होती है, पेप्सी वगैरह जो हो गई, ये सारी, लिम्का भी होती है कार्बोनेटेड। और मतलब ज़्यादातर जितनी भी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो सारी कार्बोनेटेड होती हैं, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स की गई होती है। और यहाँ पे एप्लीकेशन में हमने ये पढ़ना है कि उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल हो सके, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स को हाई प्रेशर के अंदर पैक किया जाता है, क्योंकि अगर प्रेशर लो होगा तो जाहिर सी बात है, अगर प्रेशर ही लो होगा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, अगर प्रेशर हाई कर दिया तो गैस भी ज़्यादा सॉल्युबल होंगी। और CO2, एक बात जो कि आपको ध्यान रखनी है कि CO2 जो है एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। और जो थर्ड अपना एप्लीकेशन है उसमें ये है कि स्कूबा डाइवर्स मस्ट कैरी अ सिलेंडर कंटेनिंग हीलियम गैस, अदरवाइज स्कूबा डाइवर इज सफर्ड विद बेंड्स। अब भाई बेंड्स क्या होता है, ठीक है, बेंड्स क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा। तो जैसा कि थर्ड एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो जो सिलेंडर लेके जाते हैं समुद्र में, वो जो क्या बोलते हैं उसको, तैराकी नहीं बोलते हैं, सी डाइविंग बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं मेरे को, जो सी डाइविंग करने के लिए स्कूबा डाइवर्स जाते हैं तो उनके सिलेंडर में हीलियम गैस होती है। अगर वो हीलियम गैस ना हो, सिर्फ ऑक्सीजन हो ये और नाइट्रोजन हो, तो वो एक फिनोमिना, मतलब जो भी बीमारी बोल लो, नहीं फिनोमिना ही बोल सकते हैं, बीमारी तो नहीं, उससे बेंड्स से सफ़र करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि अगर ऑक्सीजन है तो सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो बेंड्स जो है फिनोमिना, इसमें क्या होता है कि हमारी जो नर्व्स होती हैं वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाती हैं और मसल्स ब्रेकआउट हो जाती हैं, और उसके बाद कई कई केसेस में डेथ भी हो जाती है बेंड्स की वजह से। अब इसमें ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जो स्कूबा डाइवर सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें हीलियम गैस इसलिए होती है क्योंकि हीलियम गैस ना बाकी गैसेस की डाइल्यूशन में काम करती हैं। जैसे ऑक्सीजन वगैरह जो हमने, मान लो ऑक्सीजन ले लिया, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, तो उन सब की डाइल्यूशन के लिए जो हमारे सिलेंडर में हीलियम गैस जरूरी होती है। वरना जो भी हमने नाइट्रोजन गैस वगैरह हमारे शरीर में डिजोल्व होती है, क्योंकि हम जितना समुद्र के नीचे जाएंगे उतना प्रेशर हाई होता है, जितना सी लेवल में हम नीचे जाएंगे उतना प्रेशर हाई होता है। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब जैसा कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हुई तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमारी ब्लड में घुल जाएगी। और अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो कोई वो नहीं होता कि मतलब नुकसान, ऑक्सीजन तो हम ब्रीद आउट करेंगे तो वो बाहर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड बन के। लेकिन जो नाइट्रोजन गैस होती है, अगर हीलियम नहीं होगा तो क्या होगा मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन गैस जो होगी ऊपर आएगा, स्कूबा डाइवर नाइट्रोजन गैस कोशिश करेगी निकलने की, और वो बबल्स की फॉर्म, मतलब बबल्स की फॉर्म में स्किन में निकलने की कोशिश करती है, बबल्स वगैरह बन जाते हैं। और इस वजह से जो हमारी, मतलब जो भी स्कूबा डाइवर हुआ उसकी नर्व्स वगैरह, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कम्प्लीटली डिस्टर्ब, वैसे नर्वस सिस्टम जो होता है उसका कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है सिमिलरली इसी तरीके से। और ऊपर आते आते मतलब इतने सारे बबल्स बन जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलना चाहेगी क्योंकि ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम होता है। तो जितनी भी नाइट्रोजन गैस उसके ब्लड में डिजोल्व हुई होगी वो बाहर आने की कोशिश करेगी बबल्स के फॉर्म में, जिसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी मसल्स वगैरह टूट जाएंगी, फट जाएंगी, और कई केसेस में जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया भी कि डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए हीलियम गैस ले जाना जरूरी है। अब ये तो मैंने बता दिया कि हीलियम गैस ना हो तो ऐसा होता है, अगर हीलियम गैस होता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि हीलियम गैस जो होती है ना, इनर्ट गैस होती है और ये सॉल्युबल होती है ब्लड में, जिसकी वजह से
नहीं नहीं, ये सॉल्युबल नहीं होती ब्लड में, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं करती। और ये जो होती है बाकी जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन गैस स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर में होता है, उनकी डाइल्यूशन में ये हेल्प करती है। तो अब एक नया क्वेश्चन मतलब रीजनिंग है कि वाई हीलियम गैस इज यूज्ड एज डाइविंग apparatus। तो हीलियम गैस क्यों यूज की जाती है, सबसे पहले बता दूं मैं। हीलियम गैस इनर्ट होती है, मतलब इनर्ट गैस है नेचर में। जैसे इनर्ट वो होते हैं कि जो रिएक्ट नहीं करते हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ, तो हीलियम गैस किसी और गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती। और दूसरा ये है कि इट इज़ insoluble इन वाटर एज वेल एज ब्लड, मतलब ये वाटर और ब्लड में soluble नहीं होती, जिस वजह से वाटर और ब्लड के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्योंकि जैसे कि अगर हीलियम गैस ही इनर्ट है तो वो H2O और H2O के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। और थर्ड जो है, हीलियम गैस इज यूज्ड फॉर, जैसे कि मैंने बताया था, डाइल्यूशन ऑफ अदर गैसेज यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स क्या क्या गैसेज यूज करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ये उनकी डाइल्यूशन में हेल्प करती है। और जो नेक्स्ट है, हीलियम लाइट गैस होती है और हीलियम नॉन फ्लेमेबल गैस होती है। इसका मतलब ये है कि वो जलती भी नहीं है। नॉन फ्लेमेबल का तो मतलब यही होता है। और एक जो फॉर्मूला, ये यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म, हेनरी लो का। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक बात बता दूं, ये जो दो फॉर्मूले हैं इनको याद रखना। जैसा कि इसको तो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हाँ भाई इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है, कि अगर कोई दो चीज़ दे रखी हो, मोलैरिटी मोलैलिटी दे रखी हो, तो डेंसिटी भी पूछ सकता है। मतलब कोई दो चीज़ दे के एक चीज़ पूछ सकता है। और ये फॉर्मूला इसलिए दे रखा है कि मतलब कहीं पे मास वगैरह या वॉल्यूम दे रखा हो तो डेंसिटी पूछ लेगा, मास और डेंसिटी दे रखा हो तो वॉल्यूम पूछ लेगा। मतलब समझ रहे हो, कोई दो चीज़ दे के तीसरी चीज़ पूछ सकता है। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं, आगे हम देखेंगे भी कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 5 लीटर्स ऑफ इट्स 2 मोलर या मोलल सॉल्यूशन। क्या है 2 मोलल सॉल्यूशन if density of solution is 0.981 किलोग्राम पर लीटर। तो मोलर मास दे रखा है मिथेनॉल का, बत्तीस ग्राम पर मोल है मोलर मास। तो फिर चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, जैसा कि पिछली वीडियोस में भी किया था। इस क्वेश्चन को करते हैं कंटिन्यू, कैसे होगा। सबसे पहले गिवन थिंग्स को लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो गिवन है कि 2 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है 2 मोलर सॉल्यूशन या 2 मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन का तो ये मतलब हो जाएगा कि 2 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और मोलर का क्या हो जाएगा, 2 moles of solute is present in 1 kg of solvent। तो यहाँ पे solvent क्या है, solvent है यहाँ पे मिथेनॉल। तो क्या हो जाएगा 2 mole of methanol is present in 1 kg of solvent। ठीक है, अगर राइटिंग थोड़ी समझ नहीं आ रही है तो टेक्स्ट में कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे सिंपली हमने लिख लिया कि 2 मोल सॉल्यूशन से 2 मोल ऑफ मिथेनॉल इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलर मास गिवन है हमें 32 ग्राम पर मोल, और इसको इरेज कर लेता हूँ। मोलर मास गिवन है 32 ग्राम पर मोल, डेंसिटी गिवन है 0.0981। इन सबको एक साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, मोलैलिटी क्या है 2,
ठीक है। डेंसिटी 0.981 और मोलर मास है मीथेनॉल का 32 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले कितने सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 2 है, और तो सोल्यूट का वेट कितना होगा, तो गिवन मास भी बोल देते हैं, जैसे गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, 2 इंटू में मोलर मास क्या है, 2 मोलर सोल्यूशन है तो मोलर मास यहाँ पे गिवन है 32 ग्राम, तो ये हो जाएगा 64 ग्राम। 64 ग्राम हो जाएगा इसका गिवन मास। और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो यहाँ पे पता ही है 2 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब 2 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का जो मास होगा, इसको हम बी से दिखा देते हैं, सॉल्वेंट का जो मास होगा वो होगा 1 kg। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, वो हो गया 1 kg और 64 ग्राम, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1.064 kg, क्योंकि इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लिया और फिर ऐड कर लिया, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला होगा उसमें हम जो पुट करेंगे वो केजी में होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हमने केजी में इसको कन्वर्ट कर लिया। ये हो जाएगा 0.064 और इसको ऐड कर देंगे तो 1.064। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हमें वेट तो पता चल गया, हमें तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि कितने मोल्स मिथेनॉल के लगेंगे 5 लीटर ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन में। तो एक तरीके से ये पूछा गया है कि कितने मोल्स ऑफ मिथेनॉल के कितने मोल लगेंगे 5 लीटर 5 लीटर ऑफ इट्स 2 मोलर सॉल्यूशन। अगर मिथेनॉल की मोलैलिटी 2 मोलर है तो 5 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स मिथेनॉल लगेंगे, तो यही चीज हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को इधर भेज दिया, डेंसिटी यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पे हम पुट करेंगे क्योंकि मास भी हमें पता है, डेंसिटी भी पता है, क्वेश्चन में दे रखी है 0.981, इसको पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे 1.064 डिवाइडेड बाय 0.981, यहाँ से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 1.084। आप डिवाइड करके देख लेना, मैंने पहले कर लिया था कैलकुलेट, 1.084 लीटर के समथिंग आएगा। ठीक है, अब ये तो आ गया कि 1.084 लीटर में जो है 2 मोल यूज होते हैं, तो 5 लीटर में कितने मोल यूज होंगे। तो सिंपल यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लग जाती है कि अगर 1.084 में 2 मोल यूज हो रहे हैं तो 1 लीटर में कितने होंगे, 2/1.084। ठीक है, और यही हमें 5 में निकालना है, 5 लीटर सॉल्यूशन में। जैसे 1.084 लीटर में तो 2 मोल था, 2 मोल था ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 था, तो 1 लीटर में क्या होगा, 1.084 को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2/1.084, इतने मोल्स हो जाएगा। और 5 में कितना हो जाएगा, 5 लीटर में, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 1.084 से डिवाइड कर ही दिया था हमने,
तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स होते हैं। इसको अगर आप सोल्व करोगे इस टर्म को तो ये आ जाएगा 9.22 मोलल या 9.22 मोल्स। ठीक है, मोल्स ही आएगा क्योंकि हमें मोल्स ही फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन में पूछा भी यही हुआ, कितने मोल्स ऑफ मिथेनॉल 5 लीटर सॉल्यूशन में लगेंगे। तो यहाँ तो 1.084 में सिंपल सी बात है, 1.084 में कितने मोल्स थे, 2। तो 1 लीटर में कितना होगा, इसको यहाँ भेज देंगे। मतलब यहाँ पे मान लो 1.084 लिखा हुआ था, 1.084 लीटर में 2 मोल थे। तो अब एक के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, यहाँ से भेज दिया ना, ट्रांसपोज कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लीटर के लिए आ जाएगा 2 में 1.084, इसको सॉल्व करेंगे इतने मोल्स आ जाएगा, और 5 के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मतलब छोटी क्लासेस में भी आपने क्वेश्चन किए होंगे कि मतलब अगर 10 रुपए की 2 टॉफी है, ठीक है, तो जैसे आपने क्या होगा, 10 रुपए की 2 टॉफी है, तो एक टॉफी 2/10 यानी 5 रुपए की है ना। तो 5 टॉफी की कॉस्ट निकालनी होगी तो क्या होगा, अब एक टॉफी की पता है हमें, तो 5 5 जा 25। सिमिलरली ये क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है कि 1.084 लीटर में 2 मोल्स हैं तो 1 लीटर में इतने मोल्स हो जाएंगे, फिर 5 लीटर में निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है करते हैं। यहाँ पे ये था ना, एक सेकंड इसको लिख दूं मैं थोड़ा क्लियर। 5 लीटर में कितने होंगे, 2 इंटू में 5 अपॉन में 1.084 और इसको सॉल्व करोगे तो 9.22 आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड जो चीज है हमारी, जो हम पढ़ने वाले थे, रियोल्ड्स लॉ। रियोल्ड्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the partial vapor pressure of component in a solution is always equal to the product of pure vapor pressure of component and mole fraction of component in the solution। आप कहोगे सर ये तो समझ में नहीं आया, बिल्कुल सर के ऊपर से चला गया। चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ क्या है। रियोल्ड्स लॉ ये कहता है कि जो सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब जब वो जो गैस है या फिर वो जो कंपोनेंट है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब जब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उस टाइम जो प्रेशर होता है वो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। और जो हमारा प्योर वेपर प्रेशर होता है वो ये होता है कि सॉल्यूशन में नहीं है, मतलब अलग से है, उसको बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे ये बोला गया कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है ना किसी भी गैस का, वो हमेशा प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन की का प्रोडक्ट होता है। कि जैसे कि मान लो किसी भी गैस का पार्शियल वेपर प्रेशर हमें निकालना है तो उसका हमें प्योर वेपर प्रेशर पता होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि वो गैस किसी सॉल्यूशन में कितनी सॉल्युबल है, यानी कि उसका मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने के क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए उसका प्योर वेपर प्रेशर, और दूसरा कि वो मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि वो उसका कितना हिस्सा जो है, मतलब कितना मोल फ्रैक्शन है, जो जितना वो सोल्यूबल है उस सॉल्यूशन में कितना है वो, तो ये हो जाता है उसका प्रोडक्ट। ठीक है, अगर अभी भी किसी बच्चों को ना समझ में आई हो तो सिंपल सी बात है कि रियोल्ड्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी गैस का या कंपोनेंट का हमें पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो वो हमेशा उसके प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, मतलब प्रोडक्ट के बराबर होता है मोल फ्रैक्शन, और इसका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे ऐसे मान लो प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो एक को यहाँ पे हमने सॉल्वेंट से दिखाया, और जैसा मैंने पहले वीडियोस में भी बी को सोल्यूट से दिखाया है। और ये पीटीटी यहाँ पे थोड़ा ना बेस में लिख लेना, मतलब नीचे में, ये मैं इसको ठीक करना भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बेस में लिखते हैं ऐसे कि मतलब ये
ए की वजह से कितना पार्शियल प्रेशर, बी की वजह से कितना पार्शियल प्रेशर, और ये टी पी टी का मतलब टोटल पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन पे कितना लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बार मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू पार्शियल, ये बातें ध्यान रखना कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, इससे क्या मतलब होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, ये है, इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, प्योर वेपर प्रेशर, मतलब उस गैस का प्योर वेपर प्रेशर या उस कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का कि कितना प्रेजेंट है वो। जैसे मोल फ्रैक्शन हमने निकालना सीखा था कि ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वो हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्योर वेपर प्रेशर। अब सिंपल मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि पी नोट ए मतलब प्योर वेपर प्रेशर दे देगा और मोल फ्रैक्शन दे देगा और पूछ लेगा हमसे कि इसका हमें पार्शियल वेपर प्रेशर बता दो। तो सिंपल है, इसको प्योर वेपर प्रेशर को और मोल फ्रैक्शन को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, और कई बार ऐसे भी हो जाता है कि मतलब टोटल वेपर प्रेशर दे रखा होगा और हमें पूछेगा कि टोटल वेपर प्रेशर दे देगा और ये दे देगा, मोल फ्रैक्शन दे देगा और क्या बोलते हैं इसको, प्योर वेपर प्रेशर दे देगा किसी एक कंपोनेंट का, और फिर उससे हमें पहले तो पार्शियल प्रेशर एक का निकालना होगा, फिर दूसरे का मान लो, जैसे कि हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। मान लो जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मान लो पीटी दे रखा है, ठीक है, पीटी गिवन है और हमसे पूछ लिया पार्शियल वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट का क्या होगा, और क्वेश्चन में ये दोनों गिवन होगा। ठीक है, और ये चीज भी गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीवी निकाल लेना है, पीबी को यहाँ पुट कर देना है। पीबी को यहाँ पुट कर दोगे तो फिर ये फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि ये गिवन था, ये आपने निकाल ही लिया और ये क्वेश्चन पूछा था, तो फिर ये निकाल लोगे आप आराम से। ठीक है, तो चलो आगे अगर क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत से हैं और आएंगे भी, मैं कराऊंगा भी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता तो दिया क्या है, पी ए पी वी के बराबर है, मतलब ये सब चीज़ें बताई। तो यहाँ पे एक बात जो है समझने वाली ये है कि पी ए, जैसा कि मैंने बताया ही था, पी ए क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे ना पार्शियल वेपर प्रेशर मैंने बताया भी था, और पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, या फिर इसको ये ऐसे भी बोल देते हैं, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, सॉरी बी बोल दिया मैंने शायद। ठीक है, तो पी नोट ए का मतलब ये हो जाएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, यहाँ पे देख लो प्योर वेपर प्रेशर, और ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, यहाँ पे हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली ये भी होगा, पी बी होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन, और पी नोट भी होगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी भी बोल सकते हैं इसको, और काई भी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। आगे आ गया क्वेश्चन, देखते हैं। नींद आ रही है मेरे को भी। आउट ऑफ दीज टू वेसल विच वन हैज मोर वेपर प्रेशर, मतलब इन दोनों वेसल्स में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो एक बात आप ध्यान रखना कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हो आप किसी भी सॉल्यूशन की, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे 5 लीटर पानी का एक कंटेनर है, ये थोड़ा मैंने नोट में बनाया था, तो ये बॉक्स ढंग का था, ये अभी दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी, वाइट वाइट हो गया है। ठीक है, तो 5 लीटर पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और पानी जो है 5 लीटर में हमने 20 ग्राम नमक मिला दिया, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा। ऐसा क्यों होता है, मैं बताता हूँ क्यों होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन है आउट ऑफ दीज टू वेसल विच वन हैज मोर वेपर प्रेशर। तो सबसे पहला जो हमारा जवाब होगा वो ये होगा कि मतलब जो ये 5 लीटर वाला खाली डब्बा है, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं मिलाया हमने, इसका वेपर प्रेशर हमेशा सबसे ज्यादा होगा। इसमें तो हमने मिला दिया 20 ग्राम नमक, NaCl नमक ही होता है। ठीक है,
तो इसका वेपर प्रेशर कम कैसे हो गया नमक मिलाने से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि प्योर वाटर हैज हाई वेपर प्रेशर बट बीकर हैविंग 20 ग्राम NaCl हैज लेस वेपर प्रेशर। ये 2-3 क्वेश्चन जो है आगे मैं कराऊंगा वो इंटर रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्योर वाटर जो है, जो अगर हम प्योर वाटर जो है उसमें हम 20 ग्राम NaCl मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है। नहीं, उसका वेपर प्रेशर, सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेना चाहूँगा कि अगर प्योर वाटर में हम NaCl या नमक कोई और कंपाउंड वगैरह अगर हम मिक्स कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो क्यों जाता है, क्योंकि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन प्योर वाटर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर डिक्रीजेस। इसमें तो यही बता रखा है कि अगर हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो इसमें घुल, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये बच्चे सोचते हैं घुलने वाला, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जो भाप बन के नहीं उड़ सकता, जैसे NaCl है ये भाप बन के नहीं उड़ सकता, तो नॉन वोलेटाइल का मतलब ये कभी नहीं होता कि जो घुल ना सके। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जो भाप बन के नहीं उड़ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं प्योर वाटर में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है ऐड करते हैं हम पानी में तो उससे वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्यों हो जाता है। यहाँ पे हमने लिख रखा है बिकॉज इट विल ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया एंड एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल डिक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन लो वेपर प्रेशर। अब भाई कई बच्चे कहेंगे सर जी ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आपने क्या इंग्लिश में बोल दिया, कुछ नहीं समझ में आया। तो चलिए मैं बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, अब देखो यहाँ पे प्योर वाटर था तो इसके जो पार्टिकल्स थे, एटम थे वाटर के, उनको भागने के लिए बिल्कुल ही खुली जगह थी। एक सेकंड, ये कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, इसको भी खोल देते हैं ऊपर से हम। ठीक है, भागने के लिए पूरी जगह मिली हुई थी, ये कहीं से भी भाग सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो होता है NaCl के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो ऊपर इस तरीके से डॉटेड मैंने बना के दिखा रखा है, इस तरीके से जो NaCl के पार्टिकल्स हैं वो सरफेस के ऊपर तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से अब जो कि यहाँ पे बहुत सारे जो वाटर के पार्टिकल थे आराम से भाग सकते थे, अब यहाँ पे थोड़े से ही भाग पाएंगे क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया NaCl जो हमारा सॉल्ट था उसने ऑक्यूपाई कर लिया। और सेम यही बात हमने नीचे इंग्लिश में लिख रखी है, जिसकी वजह से ऑक्यूपाई कर लिया तो सरफेस एरिया ब्लॉक हो गया, अब यहाँ से पानी भाग नहीं सकता, तो जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया। यही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखी थी, अब समझो क्या लिखा है। बिकॉज इट विल ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया। देखो जैसे NaCl डाला तो इसने सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लिया वाटर लेवल पे, और जिसकी वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है हमारा वाटर, वाटर जो एस्केपिंग टेंडेंसी थी, जो वाटर के पार्टिकल की भागने की क्षमता थी वो कम हो गई, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी कम हो गया। ठीक है, तो एक यहाँ से एक रिलेशन ये बनता है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। वेपर प्रेशर को VP से भी मैं दिखा देता हूँ, आप भी नोट्स में वेपर प्रेशर को VP से ही रिप्रेजेंट करना, क्योंकि अगर वेपर प्रेशर बार बार, ये वर्ड बहुत बार यूज होगा, इसको आप या तो V/P से रिप्रेजेंट कर लो अपने नोट्स में या VP से रिप्रेजेंट कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर ऐसे मतलब कभी भी नोट्स हमेशा ऐसे कॉम्पैक्ट से बनानी चाहिए कि मतलब छोटी छोटी टर्म्स हो और जल्दी आपको देखते ही समझ में आ जाए, रिवाइज हो जाए। अब यही वेपर प्रेशर को आप इतना लंबा लिखोगे, हर बार आपको देख के खुद ही क्वेश्चन में लगेगा कि यार यार क्वेश्चन कितना लेंथी हो गया, फिर याद नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर को VP से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात तो हमें पता चल गई कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब कम कैसे हो जाता है, एक और बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कंसंट्रेशन बढ़ाया हमने
तो सोल्यूट के पार्टिकल ऊपर आके बैठ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भाग नहीं पाएंगे। अगर भाग नहीं पाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर जस्ट यही होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स भाग पा रहे हैं या नहीं। अगर सॉल्वेंट पार्टिकल भाग पा रहे हैं आसानी से तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर आसानी से नहीं भाग पा रहे इसका मतलब वेपर प्रेशर कम है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे अरेंजमेंट वगैरह के। यहाँ पे जैसे कि 4 गैसेस गिवन है, ठीक है। देखो मैंने ड्रॉ तो किया था ढंग से, ये पता नहीं क्या हो गया यार। तो बच्चों यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेपर प्रेशर, फॉलोइंग गैसेस। यहाँ पे यार क्या है, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेपर प्रेशर। इसमें देखो जो भी देखो नोट करने वाली चीज़ है वो मैं अलग से बता दूंगा, बाकी ये नॉर्मल प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, रफ कॉपी में भी कर सकते हो। फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेपर प्रेशर, पहली जो गैस है ए गैस, उसमें 1 मोलर एक्वस NaCl डिजोल्व है, दूसरे में 2 मोलर, मोलर है एम से, कैपिटल एम से मोलरिटी को दिखाते हैं हम, और स्मॉल एम से दिखाते हैं मोलरिटी को। तो यहाँ पे 1 m का मतलब क्या होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर मतलब 1 मोल NaCl, यहाँ पे क्या है 2 मोल, इसमें 5 मोल, इसमें 4 मोल। तो अब बताना है कि किसका वेपर प्रेशर मतलब अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वेपर प्रेशर की अरेंजमेंट। भाई हमने एक बात पढ़ी थी, जो हमने यहाँ से सीखी थी कि कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, जिसका वेपर प्रेशर कम उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन में हमें अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, हमें गिवन है कंसंट्रेशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे किसका वेपर प्रेशर कम है। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में तो पूछा ही ना वेपर प्रेशर, तो हम देखेंगे कि किसका कंसंट्रेशन कम है। जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये जो गैस है उसका वेपर प्रेशर सॉरी कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। क्या लिख रहा हूँ मैं, ये जो गैस है उसका कंसंट्रेशन सबसे कम है, जिसका सबसे कम है कंसंट्रेशन उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद बी आ जाता है, फिर उसके बाद डी, क्योंकि डी का है ना 4, और सबसे कम होगा सी का, क्योंकि सी का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है इसलिए उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। अब एक और रिलेशन मैं बता दूं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है ना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि वेपर प्रेशर कितना कम हुआ। रिलेटिव लोअरिंग मतलब वेपर प्रेशर कितना कम हुआ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद। तो ये जो होता है ना, जितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ही तो वेपर प्रेशर कम होगा। मतलब इसका मान लो, जैसे कि इसको हम समझने के लिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। मान लो 5 लीटर पानी में 20 ग्राम NaCl मिलाया था हमने, तब हमने रीडिंग नोट करी, तो इसका वेपर प्रेशर आया 10 atm। ठीक है, हमने 40 ग्राम मिला दिए तब आया 9 atm। ठीक है, 40 ग्राम जब हमने NaCl मिलाया तो 9 atm आया। ऐसे हमने जब 100 ग्राम NaCl मिला दिया तो 5 atm आ गया। वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, पहले कितना था और अब कितना हो गया। तो मतलब रिलेटिव लोअरिंग का मतलब यही होता है कि वेपर प्रेशर कितना कम हो गया। ठीक है, हमने सॉल्ट जो ऐड किया वेपर प्रेशर ऐड करने पे कितना कम हो गया। तो सबसे कम जो है वेपर प्रेशर किस में कम होगा, इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा ही सॉल्ट मिलाया हमने। फिर इसमें कितना होगा, इसमें इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा। यहाँ पे देखा है ना कि वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा इसका है, सबसे कम इसका है, सबसे कम इसका है, इसका मतलब सबसे
ज्यादा कम भी तो इसी का हुआ होगा। देखो सिंपल सी बात है, जिसको ये बात नहीं समझ में आई मैं आपको एक नॉर्मल सी बात ये बता देता हूँ कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। आरएलवीपी से मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को दिखा दिया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिस बच्चे को ये समझ ना आई हो बात कि कैसे हम जितना सोल्यूट ऐड करते गए तो उसका वेपर प्रेशर कम होता गया। अब कई बच्चे कहेंगे जैसे कि यहाँ पे हमने सोल्यूट ऐड किया था तो वेपर प्रेशर कम हो रहा था, लेकिन जो कितना कम हुआ, जो कम होने वाली जो क्वांटिटी थी, जैसे 20 ग्राम ऐड किया था तो 10 एटीएम था, और जब 40 ग्राम ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 9 एटीएम हो गया। जब 100 ग्राम ऐड कर दिया तो 5 एटीएम हो गया। तो वो चीज़ जो थी उसमें आपको ये ध्यान रखना था कि हम जितना कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे उतना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा था। इसका मतलब जितना कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम हो रहा था। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन जो है याद रखना है, ये बेशक अपनी कॉपी में नोट कर लेना, स्टार डाल लेना। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे आप अरेंजमेंट कैसे करनी है, सिंपल, अब तो आपको पता चल गया होगा। ए का सबसे कम होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बी का उससे ज़्यादा, फिर डी का उससे ज़्यादा, और सी का सबसे ज़्यादा। और अगेन मैं आपको बता देता हूँ थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट हैं रिलेशंस जो याद रखने हैं कि कंसंट्रेशन वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से क्या बात आई कि कंसंट्रेशन जो मैंने आपको पहले बताया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ओवरऑल जो एक ये जो मेन बात आपको याद रखनी है, ये बिल्कुल याद रखनी है आपको, कॉपी में बिल्कुल ही अच्छे से स्टार मार्क करके लिख लेना कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है बढ़ती हैं। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने तो बताया ही नहीं कुछ। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। टोटल हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना वो 4 होती हैं। एक तो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर, और तीसरा है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, चौथा है डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो एक तो मैंने अभी बता दिया आपको, बाकी की जो 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स वगैरह में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में अभी बस इतना ही, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ही हम कर रहे हैं। आगे की वीडियोस में ऑस्मोटिक प्रेशर भी करेंगे और बाकी जो 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो भी करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेपर प्रेशर। इस क्वेश्चन में भी ऐसे बोला गया है कि वेपर प्रेशर के बेसिस पर अरेंजमेंट करो। तो आप सबको पता ही होगा कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन का कैसा नाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या 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 कहा मैंने, कैसा नाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो कहते हैं ना जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है कंसंट्रेशन के साथ। आपकी मर्जी, यहाँ पे आप यहाँ कंसंट्रेशन लिख लो, यहाँ लिख लो, मतलब वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, या ये कह लो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। बोथ द थिंग्स आर सेम, दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। कंसंट्रेशन हमें गिवन है, वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करनी है। तो हम देखेंगे सबसे कम किसका है कंसंट्रेशन, क्योंकि जिसका सबसे कम कंसंट्रेशन उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा। तो डी वाले का सबसे कम है, डी वाले का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद आ जाते हैं ए वाले का कम है, ए वाले का वेपर प्रेशर उससे थोड़ा कम। फिर बी वाले का कम है, फिर ये बी आ जाएगा। फिर सी वाले का है तो ये सी आ जाएगा। मतलब सी का कंसंट्रेशन ज़्यादा तो सी का वेपर प्रेशर सबसे कम। देखो बिल्कुल सही अरेंजमेंट है, सबसे कम है ना सी का वेपर प्रेशर। डी का कंसंट्रेशन सबसे कम तो डी का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा। बिल्कुल सही अरेंजमेंट करिए सर। तो अगला मैंने बताया था कि अगला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे करेंगे,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जैसे कि मैंने बताया था क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वो ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, तो जिसका ज़्यादा कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, जिसका कम कंसंट्रेशन उसका कम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। तो चलिए करते हैं अरेंजमेंट। सबसे ज़्यादा किसका है, ये रहा, सबसे ज़्यादा ये है, फिर उससे कम बी, फिर उससे कम ए, फिर सबसे कम क्या है डी। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या पढ़ा था हमने कि जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो सही बात है। इसका कंसंट्रेशन 100 मोलर है, तो ये हो गया सबसे ज़्यादा इसका, और ये हो गया सबसे कम इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बिल्कुल सही अरेंजमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि अरेंज द फॉलोइंग गैसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेपर प्रेशर। ये क्वेश्चन भी मैं ही करा देता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है मैं भी करा रहा हूँ, वो एक बार आप ना खुद भी नोटबुक पे नोट डाउन करके खुद सॉल्व करके देखिएगा, आपको कितना मजा आएगा। आपको होगा वहाँ सर के तो बहुत ईजी, हम तो खामखाई केमिस्ट्री से डर रहे थे, ठीक है। तो चलो बता देता हूँ। 1 मोलर ग्लूकोज है, 1 मोलर एक्वस NaCl है, 1 मोलर एक्वस CaCl2 है। अब कहोगे सर इसमें तो सबकी कंसंट्रेशन सेम है, तो अब कैसे करें। आपने तो कहा था कि जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे तो सबकी कंसंट्रेशन सेम है। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है एक्वस सॉल्यूशन में ग्लूकोज नहीं टूटता, ग्लूकोज कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयंस में नहीं टूटता। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6H12O6। एक सेकेंड, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। मतलब नॉर्मल है, अगर आप याद रखना चाहो तो कर लेना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मूले को याद रखने की। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। और जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, अब NaCl एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद यहाँ हो जाता है लफड़ा, ये दो आयंस में टूट जाता है, Na+ और Cl-, ठीक है। तो यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है 2 मोलर, ठीक है। और सिमिलरली CaCl भी टूट जाता है। CaCl कैसे टूटता है, Ca2+ कैल्शियम 2+ में और ट्वाइस ऑफ Cl-, ठीक है। यहाँ इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है 3 मोलर। एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद ये अपने आयन से रिस्पेक्टिव आयन में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है 3 मोलर, ठीक है। 2 इसके 1 इसके, तो टोटल किया तो 3 मोलर इसकी कंसंट्रेशन हो गई। अब बता दो, अब कहोगे सर ये तो बहुत ईजी हो गया सर, है। तो अब तो सभी बच्चे आराम से कर लेंगे। जो ए गैस थी उसका कंसंट्रेशन सबसे कम है, अभी भी है 1 मोलर, क्योंकि पानी में जाने के बाद ग्लूकोज कभी नहीं टूटता। ये बात आपको ध्यान रखना है कि कुछ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में टूटते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज। ये जो मैंने 3 चीजें बताई ये कभी भी पानी में नहीं टूटती। सुक्रोज नहीं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये जो 3 चीजें होती हैं। सुक्रोज तो टूट जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज कभी भी पानी में नहीं टूटता, अपने आयंस में नहीं टूटता, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे हो जाएगी, ग्लूकोज का सबसे कम है कंसंट्रेशन, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। फिर आ गए हम बी का होगा, और फिर सबसे कम होगा सी का, क्योंकि सी की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। सिमिलरली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या करना था, जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर पे सबसे कम होगा। तो ए का सबसे कम, बी का उससे ज़्यादा और सी का सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी करेंगे, सेम ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता, लेकिन इसमें एक नया ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, तो शायद कई बच्चों को इसमें दिक्कत आए, इसलिए मैं ही करा देता हूँ, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में ये है कि कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या K4FeCN6 ये कैसे टूटेगा एक्वस सॉल्यूशन में। आपने बताया सुक्रोज तो टूटेगा नहीं, लेकिन और ये भी ये टूट जाएगा, लेकिन ये कैसे टूटेगा। तो इसको मैं बता दूं, इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, जो आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। आगे हमारा एक चैप्टर है ना 5वां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें पढ़ेंगे बहुत सारे, तो तब आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे एक्वस ये ऐसे टूटता है 4K प्लस में प्लस 1 FeCN6 4 माइनस, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई 4 जमा 1 5 मोलर। इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ये भी टूटेगा आयंस में, एल्यूमिनियम 3 प्लस और थ्राइस ऑफ Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 मोलर, कैसे हो गया 4, 3 मोल इसके और 1 मोल इसका, 4 मोलर हो गया इसका कंसंट्रेशन। सुक्रोज तो टूटेगा नहीं, तो इसलिए पानी में जाने के बाद भी इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ही रहेगी। अब वेपर प्रेशर की अरेंजमेंट जल्दी से करते हैं। सबसे कम इसका है कंसंट्रेशन, तो सबसे ज्यादा इसका वेपर प्रेशर, फिर बी का, फिर सी का। सिमिलरली जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था इसमें मैंने बताया था और दोबारा से बता देता हूँ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है। रिलेशन क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। तो जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम उसका वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कम, जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है जो कि शायद तो नहीं, ये तो पक्का कहूँगा मैं, ये हमारा रेनॉल्ड्स लॉ के ऊपर बेस है और कैसे करना है इसको सॉल्व, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन दे रखी हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे कि इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं सॉल्व, ठीक है। अब भाई रेनॉल्ड्स लॉ का क्वेश्चन है, तो रेनॉल्ड्स लॉ के क्वेश्चन में जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था याद रखने को, वो ये था कि PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को बोला था मैंने कि भाई हमेशा याद रखना, कभी भी अगर रेनॉल्ड्स लॉ का क्वेश्चन आता है तो उसमें ये जो फॉर्मूला होता है बहुत काम आता है। एक सेकेंड लिख देता हूँ मैं, पी नोट बी का ई बी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सॉल्यूशन कंटेन 86 ग्राम ऑफ हेक्सेन, 100 ग्राम ऑफ हेप्टेन। इन दोनों का मोलर मास भी दे रखा है, सेम ही है, जितना गिवन मास है उतना ही मोलर मास है। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो टेंशन लेने वाली कोई वैसी बात है नहीं। तो मोलर मास दे रखा है 86 ग्राम, 100 ग्राम। बोल रखा है कि टोटल प्रेशर निकालना है, ठीक है। टोटल प्रेशर सॉल्यूशन क्या लगा रहा होगा, अगर प्योर वेपर प्रेशर हेक्सेन का 2 atm है और हेप्टेन का 5 atm। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन वाली टर्म देख लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे सोचेंगे कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन दे ही नहीं रखा। तो हमें गिवन मास और मोलर मास दे रखा है, तो उसी से हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। सबसे पहले गिवन मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आते हैं नंबर ऑफ मोल्स जिसका हमें निकालना है, नीचे आता है टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर क्या आएगा, मान लो जैसे कि हेक्सेन का मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेक्सेन। अब हेक्सेन के मोल कितने होंगे, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 86 ग्राम और मोलर मास है 86 ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा 86 डिवाइडेड बाई 86 1, और नीचे ये हो जाएगा, ये नीचे यहाँ पे भी 1 होगा, और मतलब यहाँ पे तो 1 ही होगा ना, 86 डिवाइडेड बाई 86, और यहाँ पे
हेप्टेन का भी लेना होता है क्योंकि टोटल सॉल्यूशन का लेना होता है ना नीचे तो मोल, तो नीचे ये होगा कि नीचे हेप्टेन में 100 डिवाइड बाय 100 ये भी हो जाएगा 1, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2। अब जब हेक्सेन का 1/2 आ गया है तो हेप्टेन का भी तो 1/2 ही होगा, 1 में से माइनस कर लो, है ना। या फिर अगेन तुम वैसे निकालना चाहोगे तो वैसे भी निकाल सकते हो कि ऊपर 100 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ नीचे भी फिर 1 लिखेंगे, फिर प्लस में 86 डिवाइड बाय 86 करेंगे तो वो भी 1 आएगा। तो सेम यही है, सेम आएगा। तो वैल्यूज को सीधा पुट करना चाहिए, मतलब जिससे आंसर भी थोड़ा शॉर्ट हो जाए। बाकी आप अपनी नोटबुक में पूरा सॉल्व करना कि भाई पहले हेक्सेन का निकाला, फिर हेप्टेन का निकाला, 1/2 आ गया, फिर उसके बाद इसमें पुट करेंगे उन दोनों को, और ये दोनों हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं पीटी क्या होगा। पी नोट ए यानी कि पी नोट हेक्सेन हमें दे रखा है 2 ATM, ठीक है। पी नोट ए को मतलब मैंने हेक्सेन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये 2 दे रखा है। मोल फ्रैक्शन क्या है इसका 1/2, और यहाँ पी नोट बी यानी कि पी नोट हेप्टेन क्या है 5 ATM, 5 ATM है। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या निकाला था हमने हेप्टेन का, ठीक है, ये हेप्टेन है, तो हेप्टेन का क्या निकाला था मोल फ्रैक्शन 1/2। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या आएगा आंसर। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1 + 5/2, ये क्या आ गया, इसको एलसीएम ले लेंगे, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 5/2 यानी कि क्या हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 3.5, अरे यार शिट, 3.5 ATM आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बच्चों दोबारा से एक बात बता दूं, मतलब ये जो 2-3 मैंने बार बार लिख दिए हैं ताकि आपको बार बार दिखेगा तो ये याद होता रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है कि कंसंट्रेशन का रिलेशन क्या होता है। अब कंसंट्रेशन का क्या नाता है बॉइलिंग पॉइंट से, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे जितना ज़्यादा नमक होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। सिंपल बात आपको जो देसी भाषा में याद रखनी है कि ज़्यादा सॉल्ट, कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है ना कि हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूटेड, कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है ना कि हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना ज़्यादा सॉल्ट उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अब कंसंट्रेशन और वेपर प्रेशर का क्या नाता है ये भी मैं बता चुका हूँ। अगर कंसंट्रेशन और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो सिमिलरली वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देख लो ना, अब कंसंट्रेशन वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बॉइलिंग पॉइंट के भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा, ठीक है। इसका मतलब ये अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी सॉल्यूशन का बढ़ता है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। अगेन एक क्वेश्चन आ गया, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और वैसी बात है बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ए का कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे गिवन है हमें वेपर प्रेशर गिवन है और हमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट की अरेंजमेंट क्या होगी। तो ऊपर बताया था मैंने आपको कि वेपर प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। इसका मतलब जिसका कम वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और जिसका ज़्यादा वेपर प्रेशर उसका कम बॉइलिंग पॉइंट। तो कम वेपर प्रेशर सी का है तो सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर आएगा हमारे पास ए, फिर ये है हमारे पास आएगा बी, फिर है डी, ठीक है।
तो यहाँ पे देख भी सकते हो आप, सी का कम वेपर प्रेशर था तो सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, डी का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा था तो डी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे दे रखी है कंसंट्रेशन दे रखी है, तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन होता है कंसंट्रेशन के साथ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे कम किसका है, बी का सबसे कम है कंसंट्रेशन, तो बी का सब बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, फिर होगा ए का उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर होगा सी का, फिर आएगा डी का सबसे ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली इसका उल्टा कर दें, अब देखो जैसे बी है, इसका सबसे कम कंसंट्रेशन है तो इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम ए का, फिर उससे कम सी का और सबसे कम डी का। और जो बात हमने आपको बताई थी कि वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो देख सकते हो कि बी का कंसंट्रेशन सबसे कम है, उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा, और डी का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, उसका वेपर प्रेशर सबसे कम। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है। ठीक है, आपका होमवर्क है, अगर ना हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे दोबारा। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। इसकी कई सारी डेफिनेशंस होती हैं, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट बताते हैं कि मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड बोथ एग्जिस्ट करते हैं। या फिर फ्रीजिंग पॉइंट की एक और डिफाइन हो जाती है कि इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू सॉलिडिफाई। मतलब ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे जो हमारा पानी होता है धीरे धीरे बर्फ में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो काफी सारी बातें हैं। अब ये देखो, जैसे कि दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास प्योर H2O है, दूसरे में हमने प्योर H2O में पानी मिला, नमक मिला दिया 40 ग्राम, सॉरी H2O में पानी मिला दिया, मतलब H2O में 40 ग्राम हमने नमक मिला दिया, सॉरी गलती होगी। पहला सॉल्यूशन हमारा प्योर H2O है 5 लीटर, दूसरा है 5 लीटर H2O प्लस 40 ग्राम NaCl। अब क्या होगा, कई बच्चे सोचेंगे कि अगर सिमिलरली जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, कई बच्चे सोचेंगे कि सर जी कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। नहीं, इसमें उल्टा है। इसमें अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। कंसंट्रेशन बॉइलिंग पॉइंट के केस में अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट ही बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट तो हमेशा कम होता है। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी नोट कर लेना है इसको। तो बी का जो है फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और ए का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब कहोगे सर ज़्यादा कैसे होगा, मान लो जैसे कि प्योर H2O है, ये जो है 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता होगा, मान लो, मतलब लेट सपोज कि पानी जो है 0 डिग्री पे जम जाता है और अगर हम उसमें 40 ग्राम NaCl मिला दें तो वो 40 ग्राम NaCl मिलाने के बाद 0 डिग्री पे अब नहीं जमेगा, अब वो जमेगा या तो -50 डिग्री, 15 डिग्री, -20 डिग्री, 30 डिग्री, समझ रहे हो ना, इतने टेम्परेचर के बाद। कहने का मतलब अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट और भी कम हो गया। पहले तो यही पानी 0 डिग्री पे जम रहा था, फिर यही नेगेटिव टेम्परेचर चाहिए अब इसको जमने के लिए, तो क्या हो गया, टेम्परेचर तो घट ही गया ना। यहाँ पे लिख भी रखा है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन वाटर। इसका मतलब ये है कि अगर हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं वाटर में तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है,
अब अगला जो हमने पढ़ा था आगे, देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर भी बताया कि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट अगर बढ़ा रहे हो तो कंसंट्रेशन कम होगा। तो यही रिलेशन है जो आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और एक और क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो ये कुछ बच्चे चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं क्वेश्चन, या फिर अगर कुछ बच्चे चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, सेम वही फॉर्मूला पुट होगा हमारा रेओल्ड्स लॉ वाला। उस फॉर्मूले को पुट करके आप निकाल सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन भी है प्योर बेंजीन और प्योर इसका मोलर टोल्यून का प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ठीक है, 46 ग्राम टोल्यून है, 39 ग्राम बेंजीन है। ठीक है, वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर बेंजीन का 2 atm और प्योर टोल्यून का दे रखा है 1 atm। मोल फ्रैक्शन निकालना है टोल्यून का, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यून। ठीक है, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यून, टोल्यून के कितने मोल्स हैं, इसमें आता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 46/92, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, 46 1 जा 46 और 46 2 जा 92। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, नीचे हो जाएगा ये भी 1/2, और बेंजीन का क्या होगा 39 दूनी 78। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा 1/2। कैसे हो जाएगा 1/2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने बताया था आपको कि गिवन मास 39 ग्राम है, मोलर मास 78 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/2 हो जाएगा 1, और ये 1/2 हो जाएगा ऐसे 1/2। ठीक है, सिमिलरली बेंजीन का हो जाएगा 1/2। मोल फ्रैक्शन निकाल लिया हमने टोल्यून का भी बेंजीन का भी। अब पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है टोल्यून और बेंजीन का। ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा टोल्यून का, पी टोल्यून। ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का मल्टीपल होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है 2 atm, नहीं 1 atm दे रखा है टोल्यून का। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन निकाला हमने 1/2, तो 1 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 atm। ठीक है, ऐसे ही पार्शियल वेपर प्रेशर बेंजीन का क्या होगा। ठीक है, बेंजीन का होगा प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होगा, तो प्योर वेपर प्रेशर बेंजीन का दे रखा है 2, और मोल फ्रैक्शन है 1/2, तो क्या आ गया 1 atm। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ये अब लास्ट जो रह गया हमारा, उसमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो पीटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो पहले का क्या था हमारा 1/2, दूसरे का था 1, तो टोटल क्या हो जाएगा 3/2 atm। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, हेनरी लॉ सीखा और रेयॉल्ड्स लॉ सीखा, उसके कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और कुछ अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन किए हमने, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए, और अगेन मैं यही कहूँगा कि केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। ठीक है,
तो प्रैक्टिस करते रहिए बस। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।